स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस को चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने रेस्पिरेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली अभी हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था। अब ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, बेसिकली ह्यूमन बींग्स में भी परफॉर्म होगा, एनिमल्स में भी परफॉर्म होगा। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या नेसेसरी बॉडी ऑर्गन्स और क्या क्या नेसेसरी चीजें की रिक्वायरमेंट होगी जिसके बिहाफ पर ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होगा बेसिकली किन चीजों का होगा और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है, ह्यूमन बींग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा यानी कि जो कुछ भी न्यूट्रिशन से और रेस्पिरेशन से जो एनर्जी गेन हुई है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जब सप्लाई होगा तो उस प्रोसेस को जो है ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ट्रांसपोर्ट होने की प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कंप्लीट सिस्टम क्या कहलाएगा आप लोगों का, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन में के अलावा यानी कि और कुछ भी मटेरियल अगर आप लोगों की बॉडी में सर्कुलेट करना है यानी कि न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमिनेशन प्रोडक्ट, जो कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स वगैरह, जो कुछ भी जो लाइक किडनी कुछ फिल्ट्रेट करती है, तो जो कुछ भी चीजें हैं ब्लड में मिक्स करके या फिर कोई अदर कंपोनेंट जो हम लोगों को बॉडी के अंदर बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूवमेंट उनका करना हो या फिर उनको ट्रांसपोर्ट करना हो, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसके साथ होगा, बेसिकली ब्लड के साथ होगा। यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पर हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन किसके साथ मिक्स होके होगा, ये होगा ब्लड के साथ मिक्स होके। ठीक है, दूसरी बात, ब्लड के साथ मिक्स होके सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, रिटर्न में CO2 आएगा। इसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस भी है जो कि ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी के अंदर क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। क्योंकि हमें पता है ब्लड हमारी फुल बॉडी में सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करता है तो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच के वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को ब्लड में मिक्स होके ब्लड हर एक बॉडी पार्ट तक हर चीजों को एग्जैक्ट जगह पे क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, ब्लड में मिक्स हो जाता है लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, CO2, ये सारी चीजें क्या होती है, मिक्स होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर ह्यूमन बींग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली किन दो सिस्टम से मिलके बना है। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आप लोगों का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सेकंड है आप लोगों का लिम्फेटिक सिस्टम। दो सिस्टम है, पहला है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों सिस्टम को हम एक एक करके इनका डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम क्या है। तो आप लोगों की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिससे जो आपकी बॉडी के लिए यूटिलाइज के लिए आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन को या आपकी बॉडी की जो भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जिन चीजों का ट्रांसपोर्ट करना है वो सभी के सभी मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज जो होगी, हर एक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन या जो कुछ भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सभी के सभी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके पूरी बॉडी में सप्लाई होगी। दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या कहलाएगा, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्डियो वर्ड इसलिए आया है क्योंकि जो ब्लड होता है, ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्लड को बेसिकली जो पंपिंग एक्शन होता है वो करता है आपका हार्ट। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया कार्डियोवेस्कुलर, क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्लस ब्लड प्लस कुछ वेसल्स सभी से कंप्राइज होके क्या बनेगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सभी चीजें किसमें मिक्स होके जाएगी, ब्लड में मिक्स होके जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के तीन टाइप है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। कितनी चीजें इसके, तीन टाइप से, ब्लड, सेकंड है ब्लड वेसल और थर्ड है हार्ट। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है आप लोगों का, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड को। ठीक है,
लेकिन आप लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो दो टाइप्स का था। पहला था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा था हम लोगों का यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से कितने टाइप्स थे? 3 टाइप थे, दैट इज ब्लड वेसल्स और हार्ट। सेकंड था आप लोगों का लिम्फेटिक सिस्टम। तो उस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके पहले अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को देख लेते हैं, क्योंकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के हर एक पार्ट को हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके पहले हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट एक छोटा सा पार्ट है ये। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं कुछ वेसल्स, कुछ ऑर्गन्स और कुछ टिश्यू। ये सभी के सभी क्या करते हैं? आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस करते हैं। देखिए आपकी बॉडी के अंदर ब्लड तो वेसल्स में फ्लो होता है, बट आपकी बॉडी के अंदर वेसल्स के अलावा जो आपकी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को मेंटेन करने का काम जो करता है, बैलेंस करने का काम जो करता है, वो कौन करता है? आपका लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अलावा आपकी बॉडी को, अगर आपकी बॉडी के अंदर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम, डिफेंड करने का काम भी कौन करेगा? आपका इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करेगा? आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ पार्ट्स है, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स। ये 5 पार्ट्स है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम। ये पांचों पार्ट्स मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करते हैं? कंप्राइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम में एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स हमने यहाँ पे बात करी है वो क्या कैरी करती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं करता है। यहाँ पे कौन कैरी होता है? ब्लड फ्लो इन द सेंस यहाँ पे ब्लड नहीं, लिम्फ वेसल के अंदर लिम्फ कैरी होता है, यानी कि जो फ्लूइड है वो कौन सा है? आपका लिम्फ है। लिम्फ यहाँ पे फ्लू होता है, ठीक है ना, फ्लो होता है यानी कि। तो अब लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड है जो कि उसमें WBC होता है, प्रोटीन होता है और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये क्या था? आप लोगों का लिम्फ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए आप लोग क्या क्या चीजें होती है इसमें। लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपकी फुल बॉडी के अंदर जो एक लिक्विड फ्लो करता है, कलर्ड, सॉरी विदाउट कलर्ड, यानी कि कोई कलर नहीं, कलरलेस लिक्विड जो फ्लो करता है वो क्या होता है? आप लोगों का लिम्फ होता है। क्लियर फ्लूइड होता है जिसमें WBC, प्रोटीन और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें किसके अंदर होती है? ये लिम्फ का कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है। ठीक है, ये लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करता है, ना कि ब्लड फ्लो करता है। सेकेंड थिंग, लिम्फ नोड्स छोटी स्मॉल रहती है, बीन शेप यानी कि हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके की शेप की ये रहती है लिम्फ नोड्स। और इनका काम क्या है? ये क्या करती है? लिम्फ को फिल्टर करती है, यानी कि लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करती है। और उसमें से फॉरेन पार्टिकल, अगर आपकी बॉडी में बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो चुके हैं तो उनको क्या करती है? रिमूव करती है। जैसे कि बाहर से आपकी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल या फिर वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ एंटर कर गए हैं तो उनको लिम्फ में से फिल्टर करने का जो काम है वो कौन करता है? आपका लिम्फ नोड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर नेक्स्ट पार्ट था आप लोगों का स्प्लीन। अभी हमने 5 इसके टाइप्स पढ़े थे कि इसके अंदर क्या क्या था? लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल, स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल्स। ठीक है, तो थर्ड है आप लोगों का स्प्लीन। स्प्लीन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और जो भी आरबीसी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लड वेसल के अंदर, जो भी आरबीसी है, जो भी डब्ल्यूबीसी है, या फिर बेसिकली डब्ल्यूबीसी नहीं, यानी कि कोई भी अगर आरबीसी, रेड ब्लड सेल अगर डैमेज हो गई है तो उसको रिमूव करना, या फिर अगर वो ओल्ड हो चुकी है, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो उसको वहां से क्या करना? रिमूव करके, या डैमेज हुई भी को रिमूव करना। ये काम किसका होता है? आपका स्प्लीन का होता है। नेक्स्ट देखिए थाइमस। थाइमस प्रोड्यूस करता है टी सेल, जो कि आपके बॉडी के अंदर बाहर से एंटर करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से प्रोटेक्ट करने में क्या करता है? आपकी बॉडी की हेल्प करता है। लास्ट है टॉन्सिल। टॉन्सिल आपकी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप लोग क्लास पार्ट में रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट था जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो वहां पर टॉन्सिल हेल्प करता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। यानी कि टॉन्सिल हेल्प करता, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि प्रोटेक्ट इन द सेंस टॉन्सिल क्या करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर
या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई इन्फेक्शन हो जाएंगे तो उनसे टॉन्सिल क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे पार्ट्स किसके थे, आपके लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फ क्या है, एक बिल्कुल क्लियर फ्लूइड है जो कि सभी वेसल्स के अलावा, ब्लड वेसल्स के अलावा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे सभी ऑर्गन्स को क्या करके रखता है, वेट वगैरह करके रखता है और आपकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड मेंटेन करता है। ठीक है, ये था आप लोगों का लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से थे आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। पहला था आप लोगों का ब्लड, दूसरा था आप लोगों का ब्लड वेसल्स और थर्ड था आप लोगों का हार्ट। सबसे पहला जो था ब्लड, हम लोग यहाँ पे ब्लड डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ब्लड को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ब्लड है और ब्लड क्या बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द पूरी बॉडी जो फ्लो करता है वो क्या होता है, आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जिसको हमने कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला है क्योंकि आपकी बॉडी क्या सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है और सबसे सॉफ्ट टिश्यू है। यानी कि ब्लड क्या करता है, सॉफ्ट इन द सेंस फ्लो करता है और आपकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करने के कारण आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करके रखता है। इस वजह से हमने बोला इसको सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि रेड कलर का फ्लूइड है। इट सर्कुलेट इन द ह्यूमन बॉडी। ये कहाँ पे सर्कुलेट करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। ठीक है, ये रेड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर रेड कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको अपन, हीमोग्लोबिन। तो इस रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपकी ब्लड का कलर क्या होता है, यहाँ पर रेड होता है। इट सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब बेसिकली ब्लड का काम क्या होता है, जो कुछ भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिला था, कहाँ से मिला था, जो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था उसमें डाइजेशन सिस्टम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता है, वहां से जो कुछ भी न्यूट्रिशन आपको मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं। इन दोनों के थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आपकी बॉडी को जो मिलता है वो ब्लड में मिक्स होकर पूरे बॉडी पार्ट्स तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, जिस तरीके से ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है उसी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 को भी साथ में लेके आता है और बॉडी से क्या करने की कोशिश मतलब जो चीज है बॉडी से थ्रू आउट करनी है, लाइक CO2 या जो कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सक्रीटरी मटेरियल है उन जिसको बॉडी से थ्रू आउट करना, ब्लड उन्हें भी साथ लेके आता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है ना। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं देखिए, यानी कि ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो ब्लड यहाँ पर बेसिकली बना हुआ है प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। यानी कि ब्लड के बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट है। कौन कौन से, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी को यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा बेसिकली कहाँ है, क्या कहाँ प्रेजेंट है, उस सबको अपन यहाँ पर अभी देखते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं किसको, प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर हम बोल सकते हैं पेल येलो कलर बोल सकते हैं या बहुत लाइट कलर इसका प्रेजेंट होता है। इस कलर का जो लिक्विड प्रेजेंट है या इस कलर का जो फ्लूइड प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, उस मटेरियल को क्या कहते हैं अपन यहाँ पर, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है ना। ब्लड का 55% वॉल्यूम इसने कवर कर रखा है, यानी कि आपके पूरे ब्लड के अंदर 55% क्या है यहाँ पर, प्लाज्मा कंटेंट है। ठीक है, ये किस किस से मिलके बना हुआ है, वाटर, यानी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो इसके अंदर आसानी से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। दिस इंक्लूड प्रोटीन, क्या क्या है अदर सब्सटेंस, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये सब चीजें इसके अंदर क्या है, मिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला कि ब्लड का 55% पोर्शन किसने कवर कर रखा है, प्लाज्मा ने। और हमने ब्लड के 4 कंपोनेंट पढ़े थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा ने 55% एरिया कवर कर रखा है, तो जो रेस्ट पार्ट है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, वो सारी की सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड है। मतलब इसी के अंदर क्या है, सस्पेंड का हम मतलब बोल सकते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग तो होता है जैसे सस्पेंड इन द मतलब हमने कोई थ्रेड लिया और उसमें नीचे कोई बॉल को क्या कर दिया, हमने सस्पेंड कर दिया, यानी कि लटका दिया उसके अंदर। तो यानी कि RBC
WBC प्लेटलेट्स प्लाज्मा के अंदर ही क्या करेगी, वहां पर कुछ इस तरीके से सस्पेंडेड इन द सेंस अब इसी के प्लाज्मा के अंदर मिक्स होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म, यानी कि प्लाज्मा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ब्लड का 55% एरिया किसका कवर है, 55% उसके अंदर पार्ट किसका है, प्लाज्मा का है। और प्लाज्मा कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस हमने बोला यहाँ पे स्ट्रॉ कलर, यानी कि वही पेल येलो कलर का लिक्विड है जिसके अंदर प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज ये सब चीजें होती है और रेस्ट RBC WBC इसी में सस्पेंडेड रहती है, प्लेटलेट्स भी। और ये CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा इसका, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट इज नोन एज RBC, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा RBC का अदर नेम है एरिथ्रोसाइट्स। तो कभी कभी डायरेक्ट RBC रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉप्सल्स की जगह पूछ लिया जाता है, डिफाइन एरिथ्रोसाइट्स। तो RBC का ही अदर नेम क्या है यहाँ पर, एरिथ्रोसाइट, इसी को RBC बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि RBC कैसी दिखती है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसकी शेप की बात करते हैं। इसका बाइकॉन्केव शेप रहता है, ठीक है। बाइकॉन्केव शेप का मतलब, कॉन्केव शेप यानी कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पर इसका शेप होता है बाइकॉन्केव। अब दे आर फिल्ड विद प्रोटीन, इसके अंदर क्या होता है, RBC के अंदर एक प्रोटीन फिल्ड रहता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और मैंने अभी डिस्कस किया ब्लड के अंदर रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, उसी की वजह से ब्लड का कलर क्या है यहाँ पर रेड है। तो ये बेसिकली जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये प्रेजेंट किसके अंदर है, RBC के अंदर प्रेजेंट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्लड का कलर रेड तो हीमोग्लोबिन की वजह से, बट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट किसके अंदर है, RBC की वजह से, जो कि ब्लड को रेड कलर देता है, साथ में कैपेसिटी देता है कि ब्लड आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो सके। क्योंकि जब ब्लड फ्लो होके पूरी बॉडी में जाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से CO2 लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके आता है, और रिटर्न में वापस जब वो आता है ब्लड तो साथ में CO2 लेके आता है जिसको हम एक्सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन RBC को कैपेसिटी देता है O2 और CO2 के साथ बाइंड करने की। रेड ब्लड सेल जो होती है उनका कैरेक्टरिस्टिक बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से, बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से वो इतने सारे फंक्शंस को क्या कर पाती है, परफॉर्म कर पाती है। बहुत सारे फंक्शंस बेसिकली RBC परफॉर्म करती है, जैसे कि मैंने बोला बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से इसकी शेप, बाइकॉन्केव शेप इसका सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या हो पाता है, RBC आसानी से एक्सचेंज कर पाती है। क्योंकि उसका जो शेप है वो शेप उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, जिस इंक्रीमेंट की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के बाहर और बॉडी के अंदर आसानी से क्या हो सकेंगे, यहाँ पर एक्सचेंज हो सकेंगे। बाइकॉन्केव शेप की वजह से RBC का शेप और साइज क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें आसानी से वो स्क्वीज यानी कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं और आसानी से उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप चेंज नहीं होगी इन द सेंस से स्क्वीज कर सकते हैं, स्क्वीज इन द सेंस क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन फिल वगैरह रहता है तो वो आसानी से स्क्वीज हो जाएगी कैपिलरीज के थ्रू और ब्लड वेसल्स के थ्रू। फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है आपके RBC के। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग, एक चीज हो रही है यहाँ पर RBC के लिए कि जो RBC होती है उसका जो लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये पॉइंट एक्स्ट्रा में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, लाइफ स्पैन उसका रहता है 120 डेज। क्या रहता है उसका लाइफ स्पैन, यानी कि 120 डेज तक उसका कंप्लीट लाइफ स्पैन रहता है, ठीक है। इसके अलावा जनरली इसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा शायद होता है, लेकिन जैसे जैसे RBC मैच्योर हो जाती है उसके बाद इसके अंदर से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है। मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस इसके अंदर क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस इसमें से एब्सेंट हो जाता है। फंक्शंस, तो सबसे पहला फंक्शन है RBC ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ पे,
फ्रॉम लंग्स टू बॉडी, यानी कि ब्लड के साथ मिक्स होके लंग्स में ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन को ब्लड ले जाता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और वापस कैरी करके लेके आता है CO2, जिसको लंग्स वापस बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये आपका आरबीसी का एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। अभी काफी देर से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे कि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, आरबीसी में प्रेजेंट है और इसी प्रोटीन की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि प्रोटीन से तो बना हुआ है, लेकिन कितने ग्लोबुलर प्रोटीन है इसके अंदर, 4 ग्लोबुलर प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन की 4 सब यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर एक हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है। हेम बोले तो एक आयरन प्रेजेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन को अलाउ करता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए। और ये जो प्रोटीन है रेस्पॉन्सिबल है ब्लड के रेड कलर के लिए, यानी कि हीमोग्लोबिन से ही वजह से ही ब्लड का कलर रेड है और इसके साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में कैरी होके आती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, लंग्स जब ऑक्सीजन उसको दे देता है ब्लड को, और ब्लड में कौन मिक्स है आपका, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर है रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या है, रेड है। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसका कलर और क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन का कलर डार्क ब्राइट रेड हो जाता है और उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और when it combined with कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपका हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है उस टाइम पे इसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क रेड, क्योंकि CO2 एक तरीके से हम बोल सकते हैं जब हीमोग्लोबिन में यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और हीमोग्लोबिन में जब CO2 यानी कि ब्लड में जब CO2 मिक्स होगा और जब हम ब्लड CO2 को लेके आता है उस टाइम पे ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यानी कि जब ब्लड में हीमोग्लोबिन में CO2 मिक्स होगा उस टाइम पे इसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन है उसका बात कर लेते हैं। अभी मैंने वही आरबीसी, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट किस में है, आरबीसी में, ये पॉइंट मैंने पहले बता दिया, फिर से इसको देख लेते हैं। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, रेड कलर का पिगमेंट प्रोटीन जो प्रेजेंट है, इसका प्रोडक्शन और लाइफ स्पैन यानी कि कितने दिन तक जिंदा रहता है, जिंदा इन द सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि ये 120 डेज बाद डेड हो जाएगा, यानी कि नई नई आरबीसी बनती जाएगी, जो डैमेज हो गई वो रिपेयर होती जाती है। ठीक है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मेरो के अंदर होता है और 120 डेज इसका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। कंप्लीट हेल्दी लाइफ स्पैन इसका कितना होगा, 120 डेज। अगर डैमेज हो जाती है तो इसके बाद वो दोबारा रिपेयर हो जाती है और ये बोन मेरो में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, लाइफ स्पैन इसका 120 डेज होता है बिफोर दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय द स्प्लीन। ठीक है ना, बाकी इसको स्प्लीन से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। रेड ब्लड सेल जो है इसका जो प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, किडनी के द्वारा। किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है इरिथ्रोपोइटिन, वही रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होती है और कितना उसका लाइफ स्पैन होता है ये आपको पता चल चुका है। अब हर एक सेल या हर एक कोई बॉडी पार्ट हो गया या कुछ भी बॉडी ऑर्गन हो गया, कहाँ उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसका वर्किंग फंक्शन सब क्या होता है। इसके अलावा हर किसी ऑर्गन के अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर अगर हो जाता है तो उसमें कोई ना कोई डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। इन द सेम वे अगर आरबीसी के अंदर भी कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई डिजीज हो जाती है तो क्या होता है और वो डिसऑर्डर्स क्या कहलाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स और डिजीजेस आरबीसी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एनीमिया, बॉडी में ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी, सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया। ये तीनों के तीनों आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी को बहुत हाई हम बोल सकते हैं रेशो में क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक है, एनीमिया वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी के अंदर
इनफ आरबीसी नहीं होती या फिर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो मुझे बताइए आप लोग, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ब्लड का कलर क्या है? रेड। अब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट किसके अंदर है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया हो जाता है तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, और आरबीसी की कमी होगी तो डेफिनेट सी बात है हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। विच रिजल्ट, जिससे आप लोगों को थकान महसूस होगी, कमजोरी आएगी और आपको सांस लेने में भी क्या आएगी? दिक्कत आएगी, ब्रीथनेस यानी कि ब्रीथ करने में शॉर्टनेस ऐसा लगेगा जैसे हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। सिकल सेल डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आरबीसी की शेप को अफेक्ट करता है, और पेन, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का डैमेज या फिर स्ट्रोक हो जाना, कोई बॉडी पार्ट, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, इस तरीके की जो डिजीज हो जाती है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब सिकल सेल एक ऐसा डिजीज है जो कि ड्यू टू जेनेटिक के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आरबीसी की शेप को अफेक्ट करता है। साथ साथ में आरबीसी की शेप के साथ साथ ये क्या करता है? पेन क्रिएट करता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज कर देता है, या फिर बॉडी के किसी पार्ट में स्ट्रोक क्रिएट करेगा। लास्ट है थैलेसीमिया। दो हम लोग पढ़ चुके हैं, एनीमिया, सिकल सेल, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इनहेरिटेड, मतलब ये अगर फादर या मदर में से किसी पर्टिकुलर एक को भी थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर अगर होता है, देन डेफिनेटली बाय हेरिडिटी कैरेक्टर्स के थ्रू वो चाइल्ड में भी होना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर फादर या मदर में से किसी को थैलेसीमिया है, इट मीन्स वो बच्चे को भी जरूर होगा। तो थैलेसीमिया इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा मात्रा में अफेक्ट करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन को बनने नहीं देता, बार बार बाहर से बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ता है, लीडिंग टू एनीमिया, जिससे बॉडी में खून की कमी होती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली बार बार बॉडी को ब्लड चलाना पॉसिबल नहीं है। तो थैलेसीमिया काफी जो है डेंजर डिसऑर्डर है, जिसके लिए पहले से ही हमेशा चेकअप वगैरह करवा लेना चाहिए। ठीक है, ये इनहेरिटेड इसलिए बोला है कि अगर फादर मदर को होता है, इट मींस ये चाइल्ड को भी डेफिनेटली होगा। इसके लिए पहले से क्या करवाएं? ट्रीटमेंट, चेकअप इसका करवा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का, ये कुछ डिसऑर्डर्स थे और कुछ डिजीजेस थे। तो अभी हम लोगों ने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को स्टार्ट किया और हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आप लोगों का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा था आप लोगों का लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। अभी हम लोगों ने ब्लड को डिस्कस किया है। साथ में ब्लड के चार कंपोनेंट थे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अभी हम लोगों ने प्लाज्मा और जो थी आरबीसी को डिस्कस किया है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट जो पार्ट है इसका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके अलावा ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये हम लोग अब इसके अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का ये जो बेसिक पार्ट आज हम लोगों ने पढ़ा है ये स्टडी करिए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें। लाइफ प्रोसेस आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कंप्लीटली अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग को चैप्टर प्रॉपर थ्रू में समझ में आया, वे में समझ में आया, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट से इसको देखना चालू करें। अभी हम लोग इसके पार्ट 14 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग इसके एक्सक्रिएशन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।